नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है, हम तर्क भाषा को पढ़ रहे हैं और तर्क भाषा में पिछली क्लास में हमने जिसका कारण कारण जो 3 प्रकार के कारण थे, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था। और संयोग जो है वह एक संयोग और संबंध, समवाय, ये 2 प्रकार से संबंध के भेद थे। एक तो होता था समवाय संबंध, दूसरा संयोग संबंध। इनकी डेफिनेशन वगैरह भी हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास में प्रमाण जो है, न्याय दर्शन के अनुसार जो प्रमाण 4 माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन प्रमाणों का अब यहां से विवेचन प्रारंभ होता है। और सारे प्रमाणों के, चारों प्रमाणों का लक्षण क्या है, चारों प्रमाणों के उदाहरण क्या है, साथ में ही क्या क्या इनके महत्वपूर्ण कारिका या वृत्तियां हैं जहां से प्रश्नों के बनने की संभावनाएं होती है, इन सारी चीजों को अपन देखते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जब हमने पिछली क्लास में बात की थी तब हमने एक चीज देखी थी कि जो निमित्त, समवायी, असमवायी और निमित्त, ये 3 कारण थे। तो इन 3 कारणों में से एतत् 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 भावानामेव त्रिविध कारणम, जो सत पदार्थ है या जो भावात्मक पदार्थ हैं, उनके तो जो कारण होंगे वह तीनों प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के कारण बोले तो उनके जो कारण होंगे वह समवायी भी होगा, असमवायी भी होगा, और उनका जो तीसरा कारण होगा वह निमित्त कारण भी होता है ना। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो भावात्मक है ना, जो भावात्मक है उनके तो तीनों कारण होते हैं। समवायी कारण भी होता है, असमवायी कारण भी होता है और निमित्त कारण भी होता है। अभावस्य तो निमित्त का मात्रमेव, अर्थात जो अभावात्मक है, जिसकी सत्ता है ही नहीं, ऐसे अभावात्मक जो पदार्थ हैं उनका एक मात्र कारण होता है और उसका नाम है निमित्त कारण। उसका क्या कारण है? निमित्त कारण। ठीक है, ये चीज हमने पिछली क्लासों में पढ़ ली थी। चलिए अब यहां से इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। प्रमाण की बात करते हैं। प्रमाकरणम, प्रमाणम, ये बात पहले अपन ने कर ली थी। प्रमा किसको कहते हैं, करण किसको कहते हैं, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी। कारण किसको कहते हैं, ये चीज भी अपन ने पढ़ी थी। अब बात करते हैं प्रमाण की, बात करते हैं प्रमाण न्याय दर्शन के अनुसार कितने हैं। तो कहते हैं प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इति, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये प्रमाण है। कितने हैं? एक तो हो गया प्रत्यक्ष, दूसरा जो प्रमाण हो गया वह हो गया अनुमान, तीसरा जो प्रमाण हो गया न्याय दर्शन के अनुसार वह हो गया उपमान, चौथा जो प्रमाण हो गया वह हो गया शब्द। क्लियर? तो न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रकार के जो प्रमाण हैं वह कहे गए हैं। ठीक है, अब इसमें जो पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, इसकी बात कर रहे हैं। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उस प्रत्यक्ष प्रमाण की बात को अब यहां पर करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण कहते किसको है? तो साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, अर्थात साक्षात्कारी जो प्रमा का करण है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? साक्षात्कारी प्रमा का जो करण है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। और यही प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा है। इसको आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, इसमें प्रमा किसको कहते हैं, करण किसको कहते हैं, ये चीज पहले इन्होंने तर्क भाषा में समझा दी है। अब यहां पर साक्षात्कारी जो शब्द है, क्या बात है? साक्षात्कारी, ये शब्द क्या है इसको यहां पर बताते हैं कि साक्षात्कारिणी च प्रमा सेव स एव उच्यते या इंद्रियजा, अर्थात जो साक्षात्कारिणी जो प्रमा है, वह साक्षात्कारिणी प्रमा जो है वह तो स एव उच्यते, वही कही जाती है। यह इंद्रियजा, अर्थात जो इंद्रिया जो है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, इन जो इंद्रियों के द्वारा जो उत्पन्न होती है वही साक्षात्कारिणी प्रमा कही जाती है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए साक्षात्कारिणी प्रमा भवती, है ना, साक्षात्कारी जो प्रमा है वह होती है, किससे होती है?
इंद्रियों से होती है या फिर मन से होती है या बुद्धि से होती है, किससे होती है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि साक्षात्कारी जो प्रमा है वह इंद्रियों से उत्पन्न होती है। से उत्पन्न होती है इंद्रियों से, ठीक है। साच द्विविधा, सा मने क्या का? तो सा साक्षात्कारिणी प्रमा साच द्विविधा, वह दो प्रकार की है। सविकल्पक साक्षात्कारिणी प्रमा और निर्विकल्पक साक्षात्कारिणी प्रमा। अर्थात वह इंद्रियों से उत्पन्न होने वाली जो साक्षात्कारी प्रमा है वह दो प्रकार की है, एक तो सविकल्पक और दूसरा है निर्विकल्पक भेदात। अर्थात सविकल्प और निर्विकल्पक के भेद से वह साक्षात्कारी जो प्रमा है जो इंद्रियों से उत्पन्न होती है वह दो प्रकार की कही गई है। क्लियर यहां तक? कहीं कोई डाउट? एक बार फिर से देखें। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दा प्रमाणानि इति, ये प्रमाण कहे गए हैं। और प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं? तो साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, ठीक है। साक्षात्कारी प्रमा का जो करण है वह प्रत्यक्ष कहा गया है, ठीक है। अब वह साक्षात्कारिणी जो प्रमा है वह कही जाती है, क्या कही जाती है? तो या इंद्रियजा, अर्थात जो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाली है, जो इंद्रिय से उत्पन्न हो रही है वही साक्षात्कारी प्रमा कही गई है। और वह सविकल्पक और निर्विकल्पक के भेद से दो प्रकार की कही गई है, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष का लक्षण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दो प्रकार के निर्विकल्पक और सविकल्पक दो प्रमाओं की बात हो गई। अब इनका स्वरूप क्या है उसकी बात कहते हैं कि नाम जात्यादि योजनाहीनम वस्तु मात्र अवगाही किंचित इदम इति ज्ञानम निर्विकल्पकम। यहां पर कहते हैं कि जो नाम जाति आदि की योजना से रहित है, जो नाम जाति आदि की योजना से रहित है और जो वस्तु मात्र का अवगाही है, जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप मात्र का अवगाही है, मात्र ये वस्तु है, किंचित इदम इति, अर्थात वस्तु के मात्र का अवगाहन करके वह सिर्फ इतना ही ज्ञान संग्रहित करता है कि किंचित इदम इति, अर्थात कुछ है, कुछ है। यही जो ज्ञान है वह निर्विकल्पक ज्ञान होता है। और निर्विकल्पक ज्ञान जो है वह किसके माध्यम से होता है? तो निर्विकल्पक ज्ञान जो है वह उसका जो हेतु है वह अनुमान है ना। प्रत्यक्ष से निर्विकल्पक ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। एक बार फिर देखें कि जो नाम जाति आदि की योजना से हीन है ना, जो नाम जाति आदि की योजना से हीन है और वस्तु मात्र का जो अवगाही है, वस्तु के स्वरूप मात्र का अवगाहन कर रहा है और उससे सिर्फ इतना ज्ञान हो कि किंचित इदम इति, अर्थात कुछ ज्ञान है। इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? वह निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। सविकल्पक ज्ञान किसको कहते हैं? तो नाम जात्यादि योजनात्मकम, ठीक है, अर्थात नाम जाति आदि की योजना से जो सहित है और उस योजना से सहित होता हुआ डित्थोयम, ब्राह्मणोयम, श्यामोयम इति, इस प्रकार का विशेषण और विशेष का अवगाही जो ज्ञान है वह सविकल्पक ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? वह सविकल्पक ज्ञान कहलाता है। और ये भेद किसके हैं? ये साक्षात्कारी जो प्रमा है उसके दो भेद हो गए, निर्विकल्पक प्रमा और सविकल्पक प्रमा, ठीक है। एक बार फिर देखें सविकल्पक प्रमा कि जो नाम जाति आदि की योजना से सहित है और इसके बाद जो विशेषण विशेष से युक्त है ना, या विशेषण विशेष का अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है और विशेषण विशेष का अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान का विषय क्या होगा? तो डित्थोयम, ब्राह्मणोयम, श्यामोयम। अब यहां पर अयम डित्थो, अयम जो है वह तो हो गया विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष हो गया। डित्थ ये जो हो गया वह हो गया विशेषण हो गया। उसी प्रकार अयम ब्राह्मणो, अयम जो है वह तो हो गया विशेष हो गया और ब्राह्मण जो है ये हो गया विशेषण हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार से विशेष्य और विशेषण है ना,
इसका जो अवगाहन करने वाला नाम जाति आदि की योजना से सहित ज्ञान है वह सविकल्पक प्रमा कहलाती है। क्लियर? दोनों की डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी और आपको एज इट इज याद भी कर लेनी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि वो जो साक्षात्कारी प्रमा है, उस साक्षात्कारी प्रमा के करण जो है वह 3 प्रकार के कहे गए हैं। करण कह सकते हैं या उसके जो साधन है, वह साधन जो है वह कितने प्रकार के कहे गए हैं? 3 प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से? तो तस्याह करणम त्रिविधम। तस्याह करणम माने साक्षात्कारी प्रमायाः करणम त्रिविधम। कौन कौन से? को तो कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्षः और कदाचित निर्विकल्पक ज्ञानम। अर्थात इंद्रिय साक्षात्कारी जो प्रमा है, उस साक्षात्कारी प्रमा के कितने करण हैं? तो उसके 3 करण हैं। कौन कौन से? तो इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और निर्विकल्पक ज्ञान। एक बार इसको तीनों करणों को बहुत अच्छी तरह से अपन समझते हैं कि जब हमारी इंद्रियां, हो सकता है चक्षु इंद्रियां है, कर्ण है, घ्राण है, स्पर्शन है, ये कोई सी भी इंद्रियां है, वह इंद्रियां एक करण है और वह इंद्रिय, जैसे चक्षु इंद्रिय की बात करें, चक्षु इंद्रिय घट को जानता है। किसको जानता है? घट या पट को देखता है या जानता है। तो पट या घट को जब इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय उसको देखने का प्रयास करता है, तब उसका चक्षु इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय का अर्थ माने घट के साथ जो सन्निकर्ष होता है वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। उसको इंद्रियार्थ, उस करण को जो कहते हैं वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहते हैं। ठीक है, तो इंद्रिय और अर्थ के दोनों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह सर्वप्रथम जो ज्ञान उत्पन्न होगा वह निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्विकल्पक। जब भी इंद्रियों और इंद्रियों के अर्थ से के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होगा वह निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्विकल्पक ज्ञान होता है। वह नाम, योजना, नाम, जाति इनकी योजना से रहित होता है। ठीक है, बस इतना ज्ञान होता है कि कुछ है। क्या होता है? कुछ है। तो ये इस प्रकार से इस साक्षात्कारी प्रमा के 3 करण हो जाते हैं: इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और निर्विकल्पक ज्ञान। ठीक है, अब प्रत्येक करण जो होता है, जैसे कि मैंने प्रमाकरणम प्रमाणम जब मैंने पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि प्रत्येक जो करण होता है वह फलवान होता है। क्या होता है? फलवान होता, फल से युक्त होता है। तो यहां पर जो साक्षात्कारी प्रमा के 3 करण बताए हैं, तो ये 3 करण भी किसी न किसी फल को देने वाले होते हैं या किसी न किसी फल से युक्त होते हैं। लेकिन करण से, आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, करण और फल, ठीक है, करण से फल तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उस करण से फल तक पहुंचने की प्रक्रिया के बीच में, वहां पर पहुंचने तक जो बीच में एक कार्य संपन्न होता है, उसको कहते हैं अवांतर व्यापार। क्या कहते हैं? अवांतर व्यापार कहते हैं उसको। ठीक है, क्लियर? करण से फल की प्राप्ति के बीच का जो मार्ग है, उस बीच के मार्ग को क्या कहते हैं? अवांतर व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? अवांतर व्यापार कहते हैं। इसी कारण से यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक 3 प्रकार का जो करण है, उस करण का अवांतर व्यापार भी अलग अलग होता है, और अवांतर व्यापार जो होगा, इसके बाद प्रत्येक करण का जो फल है वह भी पृथक पृथक होता है। क्लियर यहां तक? यहां से प्रश्नों के बनने की संभावना होती है 3 करण, 3 करणों का अवांतर व्यापार क्या है और अवांतर व्यापार के साथ में उनका प्रत्येक करण का फल क्या है। इसको एक डायग्राम के साथ में अपन समझेंगे तो आपको एज इट इज कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। क्लियर? चलिए, यहां तक क्लियर है कि करण से फल तक की प्राप्ति के लिए जो बीच का मार्ग है उसको अवांतर व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? अवांतर व्यापार। और तर्क भाषा में जो अवांतर व्यापार की जो डेफिनेशन दी है वह ये दी है कि तज्जन्य जनको अवांतर व्यापार, अर्थात इसका उदाहरण दिया था कुठार दारू संयोग। कुठार दारू संयोग अर्थात कुल्हाड़ी और लकड़ी का जो संयोग है वह छेदन रूपी फल की प्राप्ति के लिए में सहायक है, और कुठार दारू का जो संयोग है उसकी उत्पत्ति
करण से ही होती है। किससे होती है? करण से ही होती है। और कुठार दारू संयोग जो है वह अवांतर व्यापार है। और इस अवांतर व्यापार का फल क्या है? तो इस अवांतर व्यापार का फल जो है वह है छेदन है। क्या है? छेदन। क्लियर यहां तक? अब अवांतर व्यापार किसको कहते हैं? तज्जन्य। अर्थात तज्जन्य माने तत् माने जन्य, जो तत् माने उस करण से जन्य उत्पन्न होता है। और तज्जन्य जनको अर्थात उस करण से ही जो उत्पन्न होने वाला दूसरा फल है उसका भी तज्जन्य जनको अर्थात उस अवांतर व्यापार, उस करण से जो उत्पन्न होने वाला फल है उसका भी जो उसके भी फल की भी उत्पत्ति में जो सहायक है उसको कहते हैं अवांतर व्यापार कहते हैं। अर्थात जो स्वयं करण से उत्पन्न होता है और करण से उत्पन्न होने वाला जो फल है उस फल की सिद्धि में जो सहायक है वह अवांतर व्यापार कहलाता है। क्लियर यहां तक? क्लियर? जो करण तज्जन्य माने उस करण से उत्पन्न होता है और तज्जन्य जनक अर्थात उस करण से जो उत्पन्न होने वाला है ना, जो उसका फल है, उस करण का जो फल है उसकी भी सिद्धि में जो सहायक है वह अवांतर व्यापार कहलाता है। और अवांतर व्यापार का उदाहरण जो दिया है वह कुठार दारू संयोग, ये इसका उदाहरण दिया। क्लियर? साक्षात्कारी प्रमा के करण जो है वह 3 है। अब 3 करण और इनका व्यापार वगैरह क्या है उसकी अपन बात यहां पर अगली बात यहां पर करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं, वह करते हैं, चलिए ठीक है। अब यहां पर ये बात कर रहे हैं कि करण कौन सा है, करण के बाद करण कौन सा है वो देखेंगे पहले, और करण के बाद फिर जो देखेंगे वह देखेंगे कि उसका अवांतर व्यापार क्या है, और अवांतर व्यापार के बाद ये देखेंगे कि उसका फल क्या है। ये चीज हम अभी देखते हैं। ठीक है, और ये डेफिनेट ये जो है वह आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। इसलिए आपको तीनों जो करण, तीनों करण के अवांतर व्यापार और तीनों करणों का जो फल है वह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब सबसे पहले यहां आएगा वह आएगा करण। ठीक है, दूसरी चीज आएगी वह है अवांतर व्यापार, और तीसरी जो चीज आएगी वह आएगी करण का फल। ठीक है, अब पहला जो हमने देखा था वह पहला क्या देखा था? इंद्रिय। पहला करण का नाम क्या था? इंद्रिय करण। दूसरा करण जो था वह उसका नाम क्या था? तो इंद्रियार्थ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ये दूसरा करण हो गया। तीसरा जो करण था वह था निर्विकल्पक ज्ञान। क्लियर यहां तक? 3 करण अपन ने पहले सूत्र में पढ़ लिए, इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और निर्विकल्पक ज्ञान। अब जब इंद्रिय करण होगा तब इसका अवांतर व्यापार जो होगा वह होगा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। क्या होगा? इसका जो अवांतर व्यापार होगा वह होगा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। ठीक है, और जब इंद्रियकरण होगा तब अवांतर व्यापार इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, और इसका जो फल होगा वह होगा निर्विकल्पक ज्ञान। क्या होगा? निर्विकल्पक ज्ञान जो है वह इसका फल होगा। क्योंकि आपको पता है जब इंद्रियां घट, जो अर्थ है घट विषय में, अगर इंद्रियां और उस घट विषय का दोनों का संयोग होता है, सन्निकर्ष होता है, तो सबसे पहले उसका जो फल होगा वह सिर्फ ये होगा कि निर्विकल्प ज्ञान होगा कि कुछ है। क्या ज्ञान होगा? कुछ है। और यही इंद्रियकरण होने पर, उस इंद्रियकरण के होने पर उसका जो फल होगा वह निर्विकल्पक ज्ञान होगा। क्लियर?
अब दूसरी बात करते हैं, उस करण का नाम है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में उसका जो अवांतर व्यापार होगा वह होगा निर्विकल्पक ज्ञान। क्या होगा? निर्विकल्पक ज्ञान जो है वह इसका अवांतर व्यापार होगा। और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण होने पर इंद्रिय और अर्थ, इन दोनों के, अर्थ माने पदार्थ, इन दोनों का सन्निकर्ष होने पर उसका जो अवांतर विषय होगा, अवांतर व्यापार होगा, वह निर्विकल्पक ज्ञान होगा। और वही निर्विकल्पक ज्ञान जो है वह कुछ समय बाद जो हमारी इच्छा है, उन इच्छा के आधार पर वही निर्विकल्पक ज्ञान जो है वह फल रूप में परिणत होकर के किस रूप में परिणत हो जाता है? तो वह सविकल्पक ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। किस ज्ञान में परिणत हो जाता है? तो वही जो है वह सविकल्पक ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। क्लियर? ठीक है, यहां पर क्लियर। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण का अवांतर व्यापार क्या है? तो निर्विकल्पक ज्ञान है। और इसका फल क्या है? तो इसका फल जो है वह सविकल्पक ज्ञान है। ठीक है, अब निर्विकल्पक ज्ञान जो है वह निर्विकल्पक ज्ञान करण का अवांतर व्यापार क्या है? तो उसका जो अवांतर व्यापार है वह है सविकल्पक ज्ञान। उसका अवांतर व्यापार क्या है? तो उसका अवांतर व्यापार जो है वह सविकल्पक ज्ञान है। जब विकल्प उस इंद्रियों का अर्थ के साथ में सन्निकर्ष होने के बाद निर्विकल्पक ज्ञान हुआ, निर्विकल्पक ज्ञान के बाद हमें उस वस्तु के सारे विकल्प, नाम, जाति, इन सबका विशेषण, विशेष, इन सारी चीजों का हमें ज्ञान हो जाता है। तो इस सबका ज्ञान होने के बाद जो है वह फल होता है, वह होता है हानोपादान जो सविकल्पक ज्ञान होता है, अवांतर व्यापार, वही ज्ञान सविकल्पक ज्ञान है, वह हान, उपादान और उपेक्षा बुद्धि में परिणत हो जाता है। ठीक है, हान मने अगर हमारे काम की नहीं है तो हम उसकी अवहेलना कर देते हैं, उसको हेक समझ करके छोड़ देते हैं। अगर वह हमें लगता है कि ये हमारी काम की चीज है तो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। और हमें लगता है कि ये हमारे ना तो मतलब किसी काम की नहीं है तो उसको हम उपेक्षा माने इग्नोर कर देते हैं। और ये जो है वह फल किसका कहा गया है? तो ये निर्विकल्पक ज्ञान का फल कहा गया। क्लियर? तीनों चीजें परीक्षा में हो सकता है करण के बाद में अवांतर व्यापार पूछ ले या फल पूछ ले, तब आपको ये चीज पता होना चाहिए। या फिर फल पूछ ले कि निर्विकल्पक ज्ञान जो है तस्य करणम किम, निर्विकल्पक ज्ञान जो है उस ज्ञान के फल का करण क्या है? तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि उसका जो करण है वह इंद्रियां है। या सविकल्पक निर्विकल्पक ज्ञान अवांतर व्यापारस्य फलम किम, तो इसका जो फल है वह सविकल्पक ज्ञान होगा। क्योंकि जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था तब थोड़ा सा मैंने एक क्वेश्चन गलत करके आया था। क्योंकि क्या हुआ था कि ये चीज मैंने पढ़ी हुई थी कि इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और निर्विकल्पक ज्ञान, ये करण, इनका अवांतर व्यापार ये और इनका फल ये होता है, ये चीज पड़ी हुई थी। और दिमाग में यही चीज थी फिट कि करण को पूछेगा और करण के बाद अवांतर व्यापार और फल को पूछ सकता है। लेकिन वहां पर फल दे दिया और फल के बाद करण पूछ लिया गया था और इतना वो उस क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया था और फिर उस क्वेश्चन को मुझे स्किप करना पड़ा था। इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है, करण, अवांतर व्यापार और फल, ये तीनों को हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फल किसका कहा गया है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? इसको याद कैसे करना है? सिर्फ हमें 5 चीजें याद करनी है। इसका नोट डाउन कर लीजिएगा और पीडीएफ में भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं इसको याद कैसे करना है। क्या करना है? इसको याद कैसे करना है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसको जो याद करने का एक तरीका है वह यह है कि इसको याद करने का एक तरीका है कि 5 प्रकार के जो कहे गए हैं
चलिए, सबसे पहले जो हमने देखा था वह क्या देखा था? सबसे पहले जो था वह करण था इंद्रिय। क्या था? इंद्रिय। दूसरा जो करण देखा था वह था इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। ठीक है। तीसरा जो करण देखा था वह था निर्विकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक ज्ञान के बाद हमने देखा था, वह देखा था सविकल्पक ज्ञान। क्या देखा था? सविकल्पक ज्ञान। सविकल्पक ज्ञान के बाद हमने देखा था स्थानोपादान पेक्षा बुद्धि। ये 5 चीजें हमें याद कर लेनी है। जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और निर्विकल्पक ज्ञान, ये 3 करण को हमने देख लिया था। जब इंद्रिय करण होगी तब उसका अवांतर व्यापार इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा और उसका जो फल होगा वह निर्विकल्पक ज्ञान होगा। कैसे याद करना वो चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो होगा, है ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो होगा वह अगर करण है तो निर्विकल्पक ज्ञान इसका अवांतर व्यापार होगा, सविकल्पक ज्ञान जो है वह इसका फल होगा। कंटिन्यू क्रम से ये चीज होती है, ठीक है। अगली बात करें तो निर्विकल्पक ज्ञान अगर करण होगा तो सविकल्पक ज्ञान क्या हो जाएगा? तो सविकल्पक ज्ञान आपको पता है कि सविकल्पक ज्ञान इसका क्या होगा? तो ये जो होगा सविकल्पक ज्ञान अवांतर व्यापार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवांतर व्यापार हो जाएगा। और स्थानोपादान पेक्षा बुद्धि जो है वह निर्विकल्पक ज्ञान जो करण है उसका फल हो जाएगा। क्लियर? तो आपको किस तरह से याद करना है, क्लियर हो गया। इंद्रिय 3 साक्षात्कारी जो प्रमा है, उस साक्षात्कारी प्रमा के जो 3 करण हैं उन करणों का फल और अवांतर व्यापार जो है उसको आपको इस तरह से याद करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न डेफिनेट परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, है ना, जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अपन ने पढ़ा है, उस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है ना, जो 3 प्रकार के करण थे, उस 3 प्रकार के करणों में एक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। तो वो इंद्रियार्थयस्तु यह सन्निकर्ष साक्षात्कारी प्रमा हेतु स षड्विध एव। ठीक है, जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है जो कि साक्षात्कारी प्रमा का हेतु है, साक्षात्कारी प्रमा का जो हेतु है, कारण है, साधन है, ऐसा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वह सषड्विध, वह 6 प्रकार का कहा गया। याद रखना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कतिविध, तो आपको पता होना चाहिए कि सषड्विध। ठीक है, वह 6 प्रकार का है। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। ठीक है, ये 6 प्रकार का कहा गया है। देखिए, एक तो हो गया संयोग, हो गया, ये 1 नंबर का हो गया। संयोग संयुक्त समवाय, ये हो गया 2 नंबर का हो गया। संयुक्त समवेत समवाय, ये हो गया 3 नंबर का हो गया। समवाय, ये हो गया 4 नंबर का हो गया। समवेत समवाय, ये हो गया 5 नंबर का। और छठा जो है वह है विशेष विशेषण भाव। ये जो है वह 6 प्रकार का जो है वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, वह 6 प्रकार का कहा गया है। यहां तक क्लियर? इंद्रियार्थयस्तु यह सन्निकर्ष साक्षात्कारी प्रमा हेतु, साक्षात्कारी प्रमा का जो हेतु है ऐसा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वह 6 प्रकार का कहा गया है। संयुक्त संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। इन 6 को, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को आपको एज इट इज याद कर लेना है। अब इनके उदाहरण और इनका लक्षण हम आगे देखते हैं कि इनका उदाहरण क्या है और इनके लक्षण क्या है। याद रखना, इनमें से भी प्रश्न के आने की संभावनाएं बनती है, इसलिए आपको इसको भी बहुत अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, चलिए
अब पहला जो सन्निकर्ष है वह है संयोग सन्निकर्ष। क्या है? पहला जो सन्निकर्ष है वह हो गया संयोग सन्निकर्ष। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन है यदा चक्षुषा घट विषयम ज्ञानम जन्यते तदा चक्षु इंद्रियम घटो अयम सन्निकर्षः संयोग सन्निकर्ष। देखिए दो चीजें हैं, एक तो था वह था संयोग। क्या आपने पढ़ा था? एक तो संयोग पढ़ा था संबंध, दूसरा जो पढ़ा था वह पढ़ा था समवाय संबंध। ठीक है, यूत सिद्धयो संबंध, यूत सिद्धयो संबंध संयोग, अयुत सिद्धयो संबंध समवाय। अयुत सिद्धयो संबंध समवाय। युत माने जिस दो पदार्थों को पृथक पृथक किया जा सकता है उसको तो संयोग कहते हैं। अयुत सिद्धयो संबंध, जिन दो पदार्थों का आपस में हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं उनका जो संबंध होता है वह समवाय संबंध होता है। जैसा कि ये मेरे हाथ में मार्कर है या मेरे हाथ में पेन है, तो इन दोनों का जो संबंध है वह बताइए संयोग संबंध है या समवाय संबंध है? तो इसका जो संबंध है वह संयोग संबंध है। क्योंकि हाथ और इस पेन को या इस मार्कर को हम अलग कर सकते हैं, है ना? तो ये जो संबंध है वह संयोग संबंध है क्योंकि युत सिद्ध संबंध है। अयुत सिद्ध संबंध जो होता है जैसे कि मनुष्य और मनुष्यत्व, जैसे कि मनुष्य और मनुष्यत्व, इन दोनों का जो संबंध है वह समवाय संबंध होता है क्योंकि मनुष्य से उसका मनुष्यत्व जो है उसको पृथक नहीं किया जा सकता, इसलिए ये जो संबंध है वह समवाय संबंध है। ये दोनों चीजें यहां पर क्लियर हो गई। अब चलिए बात करते हैं संयोग सन्निकर्ष की बात करते हैं। जब चक्षु इंद्रिय जो हमारी आंख जो है वह घट विषयम ज्ञानम जन्यते, अर्थात जब चक्षु इंद्रिय है वह घड़े को देखती है, तो घड़े और चक्षु, इन चक्षु इंद्रिय जो है वह अपनी शक्ति के माध्यम से घट को देखती है और उस चक्षु इंद्रिय और घट इन दोनों के सन्निकर्ष जो है उस सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह, तो इन दोनों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है या इन दोनों का जो सन्निकर्ष है उसको क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। क्यों संयोग कहते हैं? क्योंकि चक्षु और घट इन दोनों का जो संबंध है वह युत सिद्ध है, मतलब इन दोनों को पृथक पृथक किया जा सकता है। अगर हमारी चक्षु इंद्रिय जो है उसको हम घट की तरफ से उसका ध्यान हटा करके अगर हम दूसरी तरफ पट में जैसे उसको देखने लगे तो क्या घट से चक्षु का जो दोनों का संबंध है वो पृथक हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। इसलिए इनका जो संबंध जो कहा जाता है वह संयोग संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोग संबंध कहा जाता है। समझ में आ गया? घट और चक्षु इंद्रिय का जो संबंध है वह संयोग संबंध है क्योंकि इन दोनों को पृथक किया जा सकता है। जैसे अभी चक्षु है वो घड़ों के देख रही है, थोड़ी समय के बाद मुझे देखेगी तो वह उसका घट से जो है उसका संबंध विच्छेद हो गया। तो ये जो संबंध है वह संयोग संबंध है और इसका जो उदाहरण है वह है चक्षु घटयो संबंध, अर्थात चक्षु इंद्रिय और घट का जो संबंध है वह संयोग संबंध है। दूसरा जो संबंध है मनसा आत्मनो संबंध, अर्थात मन का जो है वह आत्मा के साथ में जो संबंध है। अभी जैसे मन है वह आत्मा के बारे में विचार कर रही तो वह आत्मा के साथ संबंधित है। मन जो है अगर हमारा किसी चीज में जैसे रसना इंद्रिय के विषय में अगर वो सोचने लगे मन, तो वह उसका जो संबंध होगा वह संयोग संबंध कहलाता है। क्लियर यहां तक? तो इसका जो डेफिनेशन है इसके साथ में इसका जो उदाहरण है वो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चक्षु घटयो संबंध अयम घटः, अयम घटः। इंद्रियार्थ जो इंद्रिया जो है वह इंद्रिया अर्थों के साथ में संयोग को प्राप्त कर करके अयम घटः इसका ज्ञान होता है कि यह घट है। तो अयम घट, यह घट है, इसका ज्ञान कब होगा? जब चक्षु इंद्रिय उस घट के साथ में संयोग को प्राप्त होकर के संयोग सन्निकर्ष को प्राप्त होगी, तभी तो घट का ये ज्ञान होगा कि अयम ये घट घड़ा है। तो ऐसा
चक्षु और घट का जो संबंध है उसका जो सन्निकर्ष है वह संयोग सन्निकर्ष। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा जो सन्निकर्ष है वह है संयुक्त समवाय। उस सन्निकर्ष का नाम है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकम ग्रह्यते घटे श्यामः रूपम अस्ति। अर्थात जब चक्षु जो इंद्रिय है वह घट में स्थित जो रूप है उसका, घट में स्थित उसका रूप है, उसको ग्रहण कर करके ये ज्ञान करती है कि घटे श्याम रूपम अस्ति, अर्थात घड़े के अंदर श्याम रूप है ना। इस तरह का जब ज्ञान होता है तो ये इस तरह का ज्ञान किस सन्निकर्ष के कारण होता है? तो इस तरह का जो ज्ञान है वह संयुक्त समवाय के आधार पर होता है। और इसका जो उदाहरण है वह है चक्षु घट रूपयो संयोग। अर्थात चक्षु इंद्रिय जो है वह घट के रूप के साथ में जो संयोग होता है वह संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। मनसा आत्मा समवेते, मन का आत्मा के साथ में समवेत होने पर, संयोग होने पर जो सुख आदि का ग्रहण होता है वह जो संबंध है वह संयुक्त समवाय संबंध है। इसको एक बार और देखेंगे। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि सबसे पहले चक्षु क्या थी? चक्षु इंद्रिय थी। चक्षु इंद्रिय ने किसको जाना? घट को जाना। और घट को जानने के बाद में उसने क्या क्या जाना? तो घट रूप को जाना ना। तब संयोग सन्निकर्ष में घट चक्षु ने क्या किया? अयम घट, अर्थात ये घड़ा है, इस चीज का जाना। तो यहां तक जब तक ज्ञान सीमित था तो वो सन्निकर्ष था, वह था संयोग सन्निकर्ष। जब घट को जानने के बाद थोड़ा सा और ज्ञान जब हुआ और ये ज्ञान हुआ कि अयम श्याम घट है ना, अयम श्याम घट, ये जो घड़ा है वह तो काला है, तो घट का ये जो घट का रूप है इसका ज्ञान होना ये संयुक्त समवाय है। तो चक्षु इंद्रिय घट का जब चक्षु इंद्रिय से घट का जो ज्ञान होगा वह ज्ञान जो होगा वह संयोग के आधार पर होगा, है ना। तो ये तो हो गया संयुक्त या संयोग। और घट का जो रूप है वह घट का जो रूप है वह घट में किस संबंध के आधार पर रहता है? तो समवाय संबंध के आधार पर रहता है। किस आधार पर रहता है? समवाय संबंध के आधार पर रहता है। समवाय संबंध माने जिन दो चीजों को आपस में पृथक नहीं किया जा सकता। घट और घट का रूप माने घड़ा और घड़े का काला कलर, क्या इन दोनों को पृथक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसलिए घड़े और घड़े का रूप, इन दोनों का जो संबंध है वह समवाय संबंध है। ठीक है, क्लियर। चक्षु, सबसे पहले चक्षु से घट का ज्ञान जो होगा वह संयुक्त संबंध के आधार पर होता है या संयोग संबंध के आधार पर होता है। और इसके बाद घट के रूप का जो ज्ञान है वह समवाय संबंध के आधार पर होता है। इसलिए चक्षु के द्वारा जो घट के रूप का ज्ञान होता है वह संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के कारण होता है। क्लियर। यहां पर इनके दोनों उदाहरण आपको याद हो जाने चाहिए कि चक्षु घट रूपयो संयोग, जो चक्षु और घट के रूप का जो संयोग है वह संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। और मनसा, मन के साथ में जो जब आत्मा समवेत मन संयोग को प्राप्त होती है, संयोग को प्राप्त होने के बाद सुख आदि का ग्रहण होता है, तब जो संबंध होगा वह भी संयुक्त समवाय ही संबंध होता है। क्योंकि जो आत्मा है उस आत्मा के साथ में समवाय संबंध के साथ में सुख आदि जो है वह मिले हुए होते हैं। अर्थात सुख आदि जो सुख दुख है ना, ये सारे जो गुण हैं, व्यवहार है, व्यापार है, वह सब आत्मा के साथ में समवाय संबंध के साथ में रहते हैं। इन सुखादि जो गुण है ना, सुखादि जो है उनको इनसे पृथक नहीं किया जा सकता है, इनसे पृथक नहीं किया जाता है। इसलिए जो मन का आत्मा के साथ जो संबंध है, जो उसको तो संयोग कहते हैं, और उस मन का आत्मा के साथ संयोग होने के बाद सुख आदि की जो प्राप्ति होती है, सुख आदि का जो ग्रहण होता है, उसको संयुक्त समवाय संबंध कहते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सारे देखिए, यहां मन से आत्मा का जो संबंध है वह संयोग हो गया।
संयोग को ही दूसरा जो नाम कहते हैं वह संयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। क्लियर? संयोग का ही दूसरा नाम जो है वह संयुक्त के संयोग का ही दूसरा नाम जो है वह संयुक्त है। क्लियर? और ये जो है वह दूसरा सन्निकर्ष है वह यहां पर पूरा होता है। अब तीसरा जो सन्निकर्ष है उसकी बात करते हैं। तीसरा सन्निकर्ष क्या कहता है? तो संयुक्त समवेत समवाय। संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष जो तीसरा है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। यदा पुनः चक्षुषा घट रूप समवेतम रूपत्वादि सामान्यम गृह्यते तदा चक्षुरिंद्रियम रूपत्वादि अनयो सन्निकर्षः संयुक्त समवेत समवायः। अर्थात इसको फिर से देखें आप कि प्रारंभ में जो चक्षु इंद्रिय थी उस चक्षु इंद्रिय से किसका ज्ञान हुआ? तो चक्षु इंद्रिय से घट का ज्ञान हुआ। तो चक्षु इंद्रिय से घट का ज्ञान होता है तो वह संयोग सन्निकर्ष हो गया। फिर चक्षु इंद्रिय से घट का ज्ञान होने के बाद घट के रूप का ज्ञान हुआ। घट के रूप का ज्ञान हुआ तो ये जो सन्निकर्ष हो गया वह हो गया संयुक्त समवाय। अर्थात घट से घट का ज्ञान होने के बाद घट के रूप का ज्ञान हुआ तो यह संयुक्त समवाय हो गया। फिर घट का रूप का ज्ञान होने के बाद घट के रूपत्व का ज्ञान होना। किसका ज्ञान होना? घट के घट का रूपत्व का जब ज्ञान होता है तो वह जो सन्निकर्ष कहलाता है वह कहलाता है संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। इसको अपन एक बार फिर डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए संयुक्त समवेत समवाय को समझ रहे हैं। सबसे पहले कौन था? तो चक्षु इंद्रिय थी। चक्षु इंद्रिय का संबंध घड़े के साथ में हुआ। घड़े के बाद घट रूप के साथ में हुआ। फिर घट रूप के बाद में घट रूपत्व के साथ में संयोग हुआ। तो ये जो ये सन्निकर्ष था वह तो हो गया संयोग सन्निकर्ष हो गया। इसके बाद जो है संयोग सन्निकर्ष के बाद घट और घट रूपत्व का जो ज्ञान है तो घट के अंदर घट रूपत्व जो है वह समवाय के संबंध के साथ रहता है तो संयोग का दूसरा नाम हो गया संयुक्त और ये दोनों जो है वह समवाय के साथ में रहते हैं। तो जो दूसरा सन्निकर्ष हो गया वह हो गया संयुक्त समवाय संबंध। इसके बाद जो है घट रूपत्व, ये जो है वह घट रूप के साथ में घट रूपत्व वह भी समवाय संबंध के साथ में ही रहता है। किसके साथ में रहता है? समवाय संबंध के साथ में। तो इसका जो अगला नाम हो जाएगा तो संयोग का नाम तो हो गया संयुक्त और घट के अंदर जो रूपत्व है समवाय माने समवेत के साथ में रहता है तो ये समवेत हो गया। और घट रूप जो है उस घट रूप में रूपत्व है वह समवाय संबंध के साथ में रहता है तो इसका जो नाम हो गया वह संयुक्त समवेत समवाय संबंध हो गया। तो याद रखना इनका जो उदाहरण है चक्षु घट रूपत्वयो संयोग, अर्थात चक्षु और घट के रूपत्व का जब संयोग होता है तब वह जो सन्निकर्ष होगा वह संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष इसलिए कहते हैं कि घट और घट रूपत्व इनके बीच में सबसे पहले चक्षु इंद्रिय घड़े का ज्ञान प्राप्त करती है। घड़े का ज्ञान प्राप्त करने के कारण उसको संयुक्त कहते हैं और घट का फिर रूप का ज्ञान होता है इसलिए समवेत कहते हैं इसको। और घट के रूप का ज्ञान होने के बाद घट रूपत्व का ज्ञान होता है इसलिए इसको संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कहा गया है। ठीक है, इन तीनों के सन्निकर्ष, तीनों सन्निकर्ष की परिभाषा, तीनों सन्निकर्षों के उदाहरण, मुख्य तौर पर उदाहरण जो है वह परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लियर? यहां पर संयोग का उदाहरण हो गया अयम घट मनसा आत्मनो संबंध, संयुक्त समवाय का हो गया घट रूपयो संबंध संयोग। ठीक है, संयुक्त समवाय का जो हो गया चक्षु घट रूपत्वयो संयोग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सन्निकर्ष की तरफ। वह है समवाय सन्निकर्ष। उस सन्निकर्ष का नाम है समवाय। श्रोत्रमिंद्रियम शब्दो अर्थ अनयो सन्निकर्ष समवाय, अर्थात
श्रोत्र इंद्रिय जो हमारा कर्ण है, उस श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जो शब्द का ज्ञान होता है ना, उस श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का जो ज्ञान होता है और इनका जो संबंध होता है वह समवाय संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? समवाय। क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय और शब्द इन दोनों को पृथक पृथक नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? इनको पृथक नहीं किया जा सकता, ये अयुत सिद्ध रूप से आपस में रहते हैं, इसलिए इनका जो संबंध होगा वह संबंध कहलाता है समवाय संबंध। जैसे कि श्रोत्र सब शब्दयो संबंध, अर्थात श्रोत्र माने कर्ण इंद्रिय और उनके साथ में जो शब्द है ना, उन दोनों का जो संबंध है वह समवाय संबंध कहलाता है। इसके बाद समवेत समवाय, समवेत समवाय सन्निकर्ष किसको कहते हैं? तो श्रोत्र इंद्रियम शब्दत्वादि अनयो सन्निकर्ष, ये जो सन्निकर्ष होता है वह समवेत समवाय होता है। अर्थात शब्द का ज्ञान हो गया तो वह समवाय, श्रोत्र इंद्रिया जो है वह शब्द का ज्ञान करती हैं, वह समवाय संबंध से करती हैं। लेकिन अगर शब्द के शब्दत्व का ज्ञान अगर श्रोत्र इंद्रिय कर रही है तो श्रोत्र इंद्रिय शब्द के शब्दत्व का ज्ञान जो है वह समवेत समवाय सन्निकर्ष के द्वारा ही करती है। क्लियर? कि श्रोत्र इंद्रिय शब्दत्व है ना, श्रोत्र इंद्रिय शब्दत्व का जो ज्ञान प्राप्त करती है और इनका जो सन्निकर्ष होगा वह समवेत समवाय सन्निकर्ष ही होता है। देखिए इससे पहले भी हमने पढ़ा था, संयोग के लिए क्या पद का प्रयोग किया गया था? संयोग के लिए, इससे पहले अपन ने देखा था संयोग के लिए जो इन्होंने प्रयोग किया था वह किया था संयुक्त, और समवाय के लिए जो प्रयोग किया है वह किया है समवेत। क्या किया है? समवेत। ठीक है, तो समवेत समवाय अर्थात श्रोत्र इंद्रियों से शब्द का ज्ञान जो है वह समवाय संबंध से होता है और समवाय संबंध से ही शब्द में शब्दत्व का ज्ञान होता है। एक बार देखें, श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का जो ज्ञान है वह समवाय संबंध से होता है और समवाय संबंध को ही क्या नाम दे दिया है? समवेत नाम दे दिया है। और शब्द में शब्दत्व का ज्ञान, शब्द में शब्दत्व का ज्ञान भी ये जो होता है वह भी समवाय संबंध से ही होता है। किससे होता है? क्योंकि शब्द में ही शब्दत्व रहता है और ये दोनों जो है वह समवाय संबंध के साथ में ही रहते हैं। थोड़ा सा आपको टफ जरूर लग रहा होगा लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा और यहां से प्रश्न भी आते हैं। क्लियर? तो जब श्रोत्र इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रियों के साथ में शब्दत्व का जो ज्ञान होता है और इनका जो सन्निकर्ष होता है वह समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है, और इसका जो उदाहरण है वह हो गया श्रोत्र शब्दत्व संबंध समवेत समवाय सन्निकर्ष। क्लियर? अब आगे जो है वह बात करते हैं विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। अंतिम जो छठा सन्निकर्ष है उसकी बात करते हैं कि विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहां होता है? तो यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा अभावो गृह्यते इह भूतले घटो नास्ति। अर्थात जहां पर चक्षु के संयुक्त होने पर, चक्षु इंद्रिय के संयोग को प्राप्त होने के बाद ये ज्ञान प्राप्त हो कि भूतल पर घड़े का अभाव है, भूतल पर घड़े का अभाव है, इस प्रकार का जब ज्ञान होता है तो वह जो सन्निकर्ष होगा वह होगा विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। अर्थात इस संसार में इस भूतल पर घटे का अभाव, मतलब अभावात्मक जब ग्रहण होता है, अभावात्मक ज्ञान का ग्रहण जब होता है तब जो सन्निकर्ष होता है वह विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष का होता है। ठीक है, इसका जो उदाहरण है वह हो गया भूतले घटा भाव, अर्थात भूतल पर घड़े का अभाव है। इसका जो ज्ञान होगा वह किसके माध्यम से होता है? तो यह विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष के माध्यम से होता है। ठीक है, अब एक इसके बाद महत्वपूर्ण जो कि कारिका है, जहां से प्रश्नों के आने की संभावनाएं हैं, इसको आप समझ लोगे तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए। अक्षजा प्रमितिर्द्विधा, कहा जा रहा है कि अक्षजा प्रमितिर्द्विजा, अर्थात अक्षजा मतलब अक्ष मने इंद्रिय, इंद्रियों से जो जा मने उत्पन्न होने वाली प्रमिति है वह प्रमिति द्वेधा दो प्रकार की कही गई है, सविकल्पक
अविकल्पात्मिका, अर्थात सविकल्पक और निर्विकल्पक, दो प्रकार की जो है वह साक्षात्कारी जो प्रमा है, वह साक्षात्कारी प्रमा है, वह दो प्रकार की कही गई है, सविकल्पक प्रमा और निर्विकल्पक प्रमा। क्लियर? करणम त्रिविधम चास्य तस्य, तस्य मने जो साक्षात्कारी प्रमा है, उस साक्षात्कारी प्रमा के करण जो है वह तीन प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से करण कहे गए हैं? तो एक तो हो गया इंद्रिय, दूसरा हो गया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और चौथा जो हो गया, तीसरा जो करण होगा वह होगा निर्विकल्पक ज्ञान। ये जो है वह तीन करण हो गए, और यही बात यहां पर कह रहे हैं, करणम त्रिविधम तस्य, तस्या मने कस्या, साक्षात्कारी प्रमायाः करणम त्रिविधम। ठीक है। सन्निकर्षः षड्विधम, जो सन्निकर्ष होता है वह 6 प्रकार का कहा गया है। कौन कौन सा? तो अपन उसको देखते हैं कि 6 प्रकार का जो सन्निकर्ष है वह कौन कौन सा कहा गया है। तो पहला तो है संयोग, दूसरा जो कहा गया है, एक बार इसको, सन्निकर्ष जो है वह कितने प्रकार का कहा गया है? 6 प्रकार का कहा गया है। तो इसको अपन देख लेते हैं एक बार कि किस प्रकार से उसका भाग किया गया है, और उसके उदाहरणों को भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप परीक्षा में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए यहां पर बात करते हैं। यहां हो गया सन्निकर्ष, सन्निकर्ष, और उसके जो उदाहरण हैं उनको यहां पर देख लेते हैं, जो कि इसकी पिछली वाली पीले वाली जो कारिका है उसमें आएंगे। सबसे पहला जो सन्निकर्ष हो गया वह हो गया संयोग, दूसरा हो गया संयुक्त समवाय, तीसरा जो है वह हो गया संयुक्त समवेत समवाय, ये तीसरा हो गया। चौथा जो हो गया वह हो गया समवाय, क्या हो गया? समवाय। पांचवा हो गया समवेत समवाय,